हिंडनबर्ग ने एक और रिपोर्ट पब्लिश कर दी है। मतलब इन्होंने फिर से एक कंपनी को पकड़ लिया है। इस बार कंपनी वो चाइना की है, यूएस के नैस्डैक में लिस्टेड है। एंड ये कंपनी किस तरह के फ्रॉड्स कर रही है जानते हैं इस वीडियो में। कहीं मत जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। एक सेगमेंट होता है EVLOT। ये सेगमेंट डोनेट करता है इलेक्ट्रिक वर्टिकल लैंडिंग एंड टेक ऑफ एयरक्राफ्ट को। तो बेसिकली ये कंपनी इलेक्ट्रिक वर्टिकल लैंडिंग एंड टेक ऑफ एयरक्राफ्ट को बनाती है, उनकी मैन्युफैक्चरर है। चाइना बेस्ड कंपनी है, यूएस के नैस्डैक में लिस्टेड है। अब ये बेसिकली एक ऐसा सेगमेंट है जहां पर कुछ टाइम से काफी एक्साइटमेंट है। इन्वेस्टर्स इस सेगमेंट में भर भर के इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो जो ये कंपनी है, इस कंपनी के प्रमोटर्स ने इसी बात को रिकॉग्नाइज किया, एक अपॉर्चुनिटी देखी। 2014 में चाइना में एक कंपनी बनाई एंड 2019 में उस कंपनी को यूएस के नैस्डैक में लिस्ट करवा दिया। अब नैस्डैक ये एक ऐसा एक्सचेंज है जहां पर आपको सभी तरह के न्यू एज टेक्नोलॉजी स्टॉक्स लिस्टेड मिलेंगे। यहाँ पर आपको एप्पल मिलेगा, गूगल मिलेगा, टेस्ला, माइक्रोसॉफ्ट, ऑलमोस्ट सभी तरह के टेक्नोलॉजी स्टॉक्स यहाँ पर आपको लिस्टेड मिलेंगे। इस कंपनी ने भी अपने आप को यहीं लिस्ट करवाया। एंड मान के चलो अगर फ्यूचर में भी किसी टेक्नोलॉजी कंपनी का आईपीओ आता है, न्यू एज टेक्नोलॉजी कंपनी का आईपीओ आता है, तो वो 99.99% नैस्डैक में ही लिस्ट होगा। आई मीन इस तरह की जो टेक्नोलॉजी कंपनियां होती हैं, नैस्डैक उनकी पहली पसंद होता है। अब कंपनी बन गई, लिस्ट भी हो गई। पिछले एक साल में इस कंपनी ने अपने इन्वेस्टर्स को 250% से भी ज्यादा का रिटर्न दिया। मतलब ये कंपनी एक मल्टीबैगर कंपनी भी बन गई। हिंडनबर्ग की इस कंपनी के ऊपर नजर पड़ी, इन्होंने इस कंपनी के ऊपर रिसर्च करना शुरू किया एंड अब इन्होंने इस कंपनी के बारे में अपनी रिसर्च को पब्लिश कर दिया। जैसे ही इन्होंने अपनी रिसर्च को पब्लिश किया, कंपनी का शेयर वो 10% से भी ज्यादा नीचे गिर गया। अब जो ये 10% ये कितना बड़ा अमाउंट है, तो मान के चलो दैट जो इस कंपनी की टोटल मार्केट कैप है वो 7,000 करोड़ से भी ज्यादा की है। आई मीन बेसिकली ये कंपनी $1 बिलियन कंपनी है। वो सब छोड़ो, बात करते हैं हिंडनबर्ग के हिसाब से ये कंपनी किस तरह के फ्रॉड्स करती है। तो हिंडनबर्ग ने अपनी रिपोर्ट में बताया दैट ये कंपनी डिफरेंट तरह के कुछ फ्रॉड्स कर रही है। जैसे कि सबसे पहला फ्रॉड है दैट जो इस कंपनी की टोटल ऑर्डर बुक है उसमें से 92% वो फेक है। इस कंपनी की जो टोटल ऑर्डर बुक है वो 1300 प्लस यूनिट्स की है। आई मीन इस कंपनी के पास 1300 से ज्यादा एयरक्राफ्ट बेचने के ऑर्डर्स तो ऑलरेडी हैं। बट अगर आप इस कंपनी के ऑर्डर बुक को ध्यान से देखोगे तो आपको कुछ यूनिक चीजें नजर आएंगी। जैसे कि 1300 में से 1000 एयरक्राफ्ट का ऑर्डर तो सिर्फ एक ही कंपनी से आया है। उस कंपनी का नाम है यूनाइटेड थेराप्यूटिक्स। यूनाइटेड थेराप्यूटिक्स ये वो कंपनी है जो इस कंपनी के अंदर प्री आईपीओ राउंड में ऑलरेडी इन्वेस्ट कर चुकी है। आई मीन आईपीओ आने से पहले यूनाइटेड थेराप्यूटिक्स ने इस कंपनी के अंदर ऑलरेडी इन्वेस्ट करा हुआ था। जब हिंडनबर्ग ने इस ऑर्डर के बारे में और जानने की कोशिश की तो जो यूनाइटेड थेराप्यूटिक्स है उन्होंने हिंडनबर्ग के क्वेश्चंस का आंसर थोड़ा सा घुमा घुमा कर दिया। पीआर टीम ने एक किस्म से इनको टरका दिया। उन्होंने क्या बोला, उन्होंने बोला दैट हमें तो थोड़े से ज्यादा रेंज के एयरक्राफ्ट चाहिए थे, इनके पास उस तरह के एयरक्राफ्ट नहीं है। यहां से डाउट क्रिएट होता है। हिंडनबर्ग और थोड़ा सा डीप गया, उन्होंने एम्प्लॉयज को खोज निकाला, उनसे पूछा तो एम्प्लॉयज ने बोल दिया ये डील तो एक किस्म से खत्म हो गई है। तो मान के चलो 1300 यूनिट्स की तो आपकी टोटल ऑर्डर बुक है, 1000 यूनिट्स वो एक ही कंपनी से है एंड वो डील एक किस्म से खत्म हो गई है। एंड अभी भी आप ये बोलो दैट ये मेरी ऑर्डर बुक में है। इस कंपनी का दूसरा ऑर्डर है 100 यूनिट्स का। ये एक ऐसी कंपनी से आया जिसके बारे में कोई अता पता नहीं है। ऑर्डर के कुछ टाइम पहले ही वो कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई थी। $32,000 की टोटल कैपिटल है उस कंपनी की। $32,000 इंडियन रुपीज में होते हैं अप्रोक्सीमेटली 25 लाख रुपए। एंड मान के चलो जो इस कंपनी का एक एयरक्राफ्ट है उसकी एवरेज कॉस्ट है 2 से 2.5 करोड़ के बीच में। तो एक ऐसी कंपनी जिसकी टोटल कैपिटल 25 लाख रुपए है एंड वो $300 मिलियन के एयरक्राफ्ट परचेस करने वाली है। एंड अगेन उस कंपनी की भी कोई सोशल मीडिया प्रेजेंस नहीं है। तीसरा ऑर्डर आता है एक कंपनी से जिसका नाम है एयरएक्स। उस कंपनी ने इस कंपनी को 50 यूनिट्स का ऑर्डर दिया। एंड जो एयरएक्स है उस कंपनी का मेन काम है रेडियो एंड टेलीविजन से रिलेटेड। कुछ टाइम पहले ही उन्होंने अपना चार्टर चेंज किया जिसमें एयरक्राफ्ट से रिलेटेड बिजनेस को इनकॉर्पोरेट किया। एंड वो कंपनी बोलती है हम इस कंपनी के एयरक्राफ्ट खरीद रहे हैं बिकॉज हम उसको जापान में बेचेंगे। एयरएक्स बेसिकली ये एक जापानीज कंपनी है एंड जापान में इस तरह के एयरक्राफ्ट को बेचने के लिए आपको सर्टिफिकेशन चाहिए। एंड जापान में इस तरह के एयरक्राफ्ट बिकें उसके लिए इस कंपनी के पास ऐसा कोई सर्टिफिकेशन नहीं है। एंड वो सर्टिफिकेट इस कंपनी को अगले 2-3 सालों में मिले, 5 सालों में मिले, ऐसा होने के चांसेस भी नहीं है। ऐसे ही एक और ऑर्डर है 100 यूनिट्स का जो अगेन एक चाइनीज कंपनी से आया है। उस कंपनी का भी कोई अता पता नहीं है, उस कंपनी के कोई एम्प्लॉयज भी नहीं है। वो कंपनी भी कुछ टाइम पहले ही बनी थी एंड उस कंपनी की भी कोई सोशल मीडिया प्रेजेंस नहीं है। एंड हिंडनबर्ग ने उस कंपनी के बारे में और जानने की कोशिश की तो जहां पर उस कंपनी का एड्रेस था हिंडनबर्ग वहां पहुंच गया।
एंड वो एक रेजिडेंशियल फ्लैट निकला। तो जो इस कंपनी की टोटल ऑर्डर बुक थी 1300 यूनिट्स की, उसमें से 1250 यूनिट्स तो ऐसे हैं जो एक किस्म से फेक है। हिंडनबर्ग के हिसाब से, उन्होंने इसके बारे में पूरी रिसर्च करी हुई है, माइंड इट। हिंडनबर्ग के हिसाब से जो दूसरा फ्रॉड है वो है इस कंपनी की वैल्यूएशन। अभी इस इंडस्ट्री में सेल तो कुछ है नहीं, बिकॉज जो इस इंडस्ट्री के प्रोडक्ट्स हैं वो अभी फ्लाइंग के लिए, कॉमर्शियल ऑपरेशन के लिए अप्रूव्ड नहीं है। तो जो अभी इस तरह की कंपनीज की रेवेन्यू है वो मिसलिनियस सोर्सेज से आती है, मेन प्रोडक्ट से नहीं आ रही। बट जो इस कंपनी की वैल्यूएशन है वो काफी एक्सपेंसिव है। कितनी एक्सपेंसिव है? दैट जो इस कंपनी के टेंजिबल एसेट्स हैं उसके 50 टाइम्स वैल्यूएशन पर ये कंपनी ट्रेड कर रही है। ऑन दी अदर हैंड जो इस कंपनी के कॉम्पिटिटर्स हैं वो अपनी टेंजिबल एसेट्स की 4 to 5 टाइम्स वैल्यूएशन पर ट्रेड कर रहे हैं। ये कंपनी 50 गुना वैल्यूएशन पर ट्रेड कर रही है। ये बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है। एंड जो इस कंपनी की प्रीमियम वैल्यूएशन है वहां पर इस कंपनी की ऑर्डर बुक का भी काफी बड़ा हाथ है। तो माइंड इट, ऑर्डर बुक फेक है, प्रीमियम वैल्यूएशन पर ये कंपनी ट्रेड कर रही है, तो एक किस्म से ये स्कैंडल ही हुआ ना। अगला फ्रॉड है इस कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन। इसको आप फ्रॉड नहीं बोलोगे, आप इसको इस कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन बोलोगे। अगर आप इस कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन देखोगे तो इस कंपनी के बुक्स में अप्रोक्सीमेटली 45 मिलियन का कैश है। ऑन दी अदर हैंड अगर आप इस कंपनी के कॉम्पिटिटर्स देखोगे तो उनके पास इस कंपनी से 10 गुने से भी कहीं ज्यादा रिजर्व्स है। हिंडनबर्ग के हिसाब से अगला फ्रॉड है इस कंपनी का R&D एक्सपेंडिचर। जिस सेगमेंट में ये कंपनी ऑपरेट कर रही है वो अपने आप में काफी कैपिटल इंटेंसिव सेगमेंट है। उस सेगमेंट में आपको अपने आप को सर्वाइव करने के लिए, अपने प्रोडक्ट्स को बेटर बनाने के लिए काफी R&D में एक्सपेंस करना पड़ता है। बट जब से ये कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई है टिल 2021, जितना भी इस कंपनी ने R&D एक्सपेंडिचर किया है, जो इस कंपनी के कॉम्पिटिटर्स हैं उन्होंने इस कंपनी के 10 गुने से कहीं ज्यादा एक्सपेंडिचर पिछले 2-3 सालों में ही कर दिया है। ये कहीं ना कहीं दिखाता है दैट ये कंपनी अपनी प्रोडक्ट डेवलपमेंट के लिए, अपने प्रोडक्ट की एनहेंसमेंट के लिए इतनी सीरियस नहीं है। हिंडनबर्ग के हिसाब से अगला कंसर्न एरिया है इस कंपनी के इन्वेस्टर्स, इस कंपनी की फंड रेजिंग। जो इस कंपनी के कॉम्पिटिटर्स हैं उनके पीछे काफी फेमस नाम खड़े हैं। वहां पर आपको काफी सारे जर्मन ऑटोमोबाइल्स मिल जाएंगे, काफी सारे अच्छे इन्वेस्टर्स मिल जाएंगे। बट अगर आप इस कंपनी की इन्वेस्टर लिस्ट देखोगे तो वहां पर फेमस इन्वेस्टर्स मिसिंग है। इनफैक्ट जो कंपनी ने रिसेंट में 25 मिलियन की फंडिंग करी थी वो एक ऐसे बंदे से आई थी जो एक म्यूजिक प्रोड्यूसर है। वो 2 साल से ज्यादा ऑलरेडी जेल में रह चुका है। उसके ऊपर इल्जाम क्या था? इल्जाम था दैट उस बंदे ने अपनी ही कंपनी में चोरी की है। अगला कंसर्निंग एरिया है इस कंपनी के DHL के साथ पार्टनरशिप। कुछ टाइम पहले इस कंपनी ने DHL के साथ पार्टनरशिप करी थी नए प्रोडक्ट्स को डेवलप करने के लिए। बट इस कंपनी के एम्प्लॉयज के हिसाब से वो डील बंद हो चुकी है। बट आज भी ये कंपनी प्राउडली बोलती है दैट DHL हमारा एक पार्टनर है। लास्ट बट नॉट द लिस्ट, इस कंपनी की अकाउंटिंग प्रैक्टिस जो अपने आप में कहीं ना कहीं फ्रॉड तो इंडिकेट कर ही रही है। वो क्या है? वो है दैट इस कंपनी ने फाइनेंशियल ईयर 21-22 में 15 मिलियन के आसपास की रेवेन्यू दिखाई थी एंड 15 मिलियन के आसपास के ही डेट्स को राइट ऑफ किया था। ये क्या भला है? इसको मैं आपको बड़े सिंपल वर्ड्स में समझाता हूं। सपोज करो आपने 1 करोड़ की सेल की, तो वो सेल आपने कैसे करी होगी? या तो कैश में पैसे आए होंगे, या पैसे आपके बैंक में आए होंगे, या फिर वो सेल आपने उधार में की होगी, क्रेडिट में की होगी। तो अगर आपके पास कैश या फिर बैंक में पैसे आए हैं तो ये तो बहुत अच्छा माना जाता है। बट अगर आपके पास पैसे नहीं आए तो आपके डेटर्स खड़े होंगे। एक साइड आपने सेल कर दी, दूसरी साइड आपके डेटर खड़े हो गए। आपने क्या किया? जो ईयर 1 में एक सेल करी थी उसके जो डेटर्स थे ईयर 3-4 में उसको राइट ऑफ कर दिया। मान लिया कि यहां से पैसे नहीं आएंगे। तो ये क्या हुआ? ये एक किस्म से आपकी फेक सेल ही तो हुई। आपने क्या किया? सामान बेच दिया, उसके बदले में आपके पास पैसे नहीं आए। ये 2 ही तरह से होता है, या तो आपने बायर से कैश में पैसे ले लिए हो और उसको राइट ऑफ कर दिया हो, या फिर जो आपकी सेल थी वो फेक सेल थी। वो आपने अच्छी फाइनेंशियल पोजीशन दिखाने के लिए अपनी सेल को बढ़ा चढ़ा कर दिखाया था। तो एक साइड सेल इंक्रीज हो गई, दूसरी साइड आपके रिसीवेबल इंक्रीज हो गए। कुछ टाइम बाद आपने उन रिसीवेबल्स को हटा दिया। यही इस कंपनी ने किया है। तो यही कुछ कंसर्निंग एरियाज हैं जो इस कंपनी के बारे में हिंडनबर्ग ने अपनी रिपोर्ट में पब्लिश करे हैं। अगर वीडियो पसंद आया हो इसे लाइक शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।